Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. Our today's topic is mutual induction. Before discussing mutual induction, let us revise the last topic, that is self induction. Self induction जैसे कि आपने पढ़ा था, it is the phenomena according to which an opposing induced EMF is produced in a coil as a result of change in current or magnetic flux linked with the coil. जैसे आपके पास ये coil है, suppose this is the coil. आप इसके क्रॉस आपने एक बैटरी कनेक्ट की है और बैटरी के कारण आपको पता है कि क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि आपके पास ये एक टैपिंग की है। जब आप इस की को प्रेस करेंगे यानी इस सर्किट को आप क्लोज करेंगे, इस सर्किट को आप ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि यहां से करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। जब लेकिन जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, यहां पर इस कॉइल के अक्रॉस एक अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंड दैट फिनोमेना is known as self induction और that is due to the inductance of this coil, जिसे हम बोलते हैं self inductance of the coil। और होता क्यों है वो आपको मैंने डिटेल में वहां पर बताया था कि जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पर यहां से करंट फ्लो करेगा। पहले इस कॉइल में करंट कितना था, 0, क्योंकि ये आपके पास सर्किट कंप्लीट नहीं था, ये बैटरी सर्किट में नहीं थी, कोई करंट नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने इस की को प्रेस किया, यहां से करंट फ्लो करने लगा और ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इस कॉइल के क्रॉस क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ यानी वो पहले नहीं था, बाद में हुआ। पहले फ्लक्स नहीं था, फील्ड हुआ, इसका मतलब फ्लक्स हुआ। पहले फ्लक्स नहीं था, बाद में फ्लक्स हुआ। इट मीन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स or due to change in magnetic flux, you know, by Faraday law, there is the production of opposing induced EMF across this coil and that EMF is produced due to the nature of the coil, that is known as self inductance। लेकिन अब जो हमारे पास फिनोमेना आ रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हमने इस कॉइल में तो करंट फ्लो करवाया और इसके क्रॉस फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, चेंज हुआ, लेकिन अब हमने इस कॉइल का नहीं, हमने इसके नियर बाय एक नेबरिंग कॉइल प्लेस की। जैसे मान लो सपोज मैंने एक और कॉइल प्लेस की है, इसके क्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है। लेकिन हमने क्या नोटिस किया कि जब हम इस की को प्रेस करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर जो है, ये इस कॉइल के क्रॉस करंट प्रोड्यूस होता है, यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। अब इस कॉइल के क्रॉस तो कोई बैटरी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है ईएमएफ का, लेकिन इसके क्रॉस सर्किट के क्रॉस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। हाउ इट हैपेंस, दैट इज ड्यू टू दिस फिनोमेना दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। और यहां पर इस कॉइल के क्रॉस कैसे हुआ, अब इस फिनोमेना को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कॉइल है जिसका नेम हमने पी कर लिया और इस कॉइल का नाम एस कर लिया। ये प्राइमरी कॉइल, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। जब हम टैपिंग की को प्रेस कर रहे हैं तो इस कॉइल के क्रॉस ड्यू टू बैटरी यहाँ पे क्या हुआ, करंट फ्लो किया। अब करंट फ्लो करने के कारण इस कॉइल के क्रॉस क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। यू नो P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0। इट मींस पहले फ्लक्स कितना था, 0। अब जब आपने की को प्रेस किया तो करंट फ्लो किया, इसका मतलब इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हुआ। मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। इट मीन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब दिस कॉइल इज प्लेस्ड नियर, एस कॉइल इज प्लेस्ड नियर टू पी कॉइल, तो इसके क्रॉस जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके क्रॉस भी चेंज होगा, क्योंकि ये इंडक्टिवली क्या है, कपल्ड है, ये नियर बाय प्लेस की है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ क्या होगा, लिंक हो जाएगा। अब जब इस कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यू नो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। It means there is the production of induced EMF or induced current in this neighboring coil due to the flow of current in this coil. So what is mutual induction? So mutual induction is the phenomena according to which an opposing
induced EMF produced in a coil as a result of changing current or magnetic flux linked with the neighboring coil. Magnetic flux linked with the neighboring coil. मतलब neighboring coil में आपके पास क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या चेंजिंग करंट फ्लो होगा. इट मींस कि अगर आप इस कॉइल में, जैसे आपने इसमें आप इसे जब प्रेस कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेसिंग और ड्यूरिंग रिलीजिंग देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल. यानी क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेसिंग इसमें करंट फ्लो किया, फ्लक्स चेंज हुआ, और ड्यूरिंग रिलीजिंग इसका करंट क्या हो गया? डिके हो गया. तो करंट डिके होने से फ्लक्स भी क्या हो गया? डिके हो गया. इसकी इट मींस कि क्रॉस में डिके हो गया, चेंज हुआ, और ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन. एंड दिस म्यूचुअल इंडक्शन इट डिपेंड्स अपॉन, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है. अब जैसे आप मान लो इस की को प्रेस करके रखेंगे, देयर इज नॉट एनी डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर. तो आपके पास ये डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब ये करंट क्या होगा? चेंजिंग करंट होगा. चेंजिंग करंट कैसे आप कर सकते हैं? आप इस सोर्स ऑफ ईएमएफ को अगर आप चेंज कर दें, यहां पे क्या कर दें? एसी सोर्स कर दें. एसी सोर्स हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके ऊपर कि जैसे हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना है इसका एप्लीकेशन कहाँ है? ट्रांसफार्मर है. और ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है, इट ऑलवेज वर्क ऑन द डीसी एंड नॉट ऑन वर्क ऑन द एसी एंड नॉट ऑन द डीसी. ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी. व्हाई? तो उसमें भी यही है, क्योंकि डीसी जो होती है दैट इज नॉट द चेंजिंग. ये एसी सोर्स अगर आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा? हमारे पास करंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? कंटिन्यूसली होगा. और ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है, जैसे कि आपने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था कि जो म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन में आप जो उसकी मेजरमेंट है कॉइल की इंडक्टेंस की, वो मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते थे. इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों कॉइल के बीच में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करनी है, या जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं, और डिनोट करते हैं इसे हम कैपिटल एम से, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. बिल्कुल सिमिलर फिनोमेना है जैसे आपने लास्ट में इसे किया था, लास्ट लेक्चर में. हमारे पास देखिए, लेट अस सपोज टू कॉइल्स P and S. नाउ सपोज द करंट I flows through P coil, and due to the flow of current there is the magnetic flux produced in P coil that is linked with the S coil. So if phi is magnetic flux linked with S coil, हम मान लेते हैं S coil के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है ड्यू टू इसके कारण फ्लो ऑफ करंट I, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I इन P coil. देन तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द P coil. अब यहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो आती है M, और M को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इफ यू वांट टू डिफाइन M, अगर आपने डिफाइन करना है M को तो कैसे करना है? जैसे लास्ट लेक्चर में आपको L को डिफाइन करने के लिए बताया था कि इफ सपोज I इज इक्वल टू 1, हम मान लेते हैं I कितना है? 1 है. देन फाई क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल टू
m into 1 or m is equal to 5. So what is the definition of mutual inductance? A mutual inductance between these two coils, इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस m होगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, magnetic flux linked with the coil when unit current flows through the neighboring coil, when unit current flows through the neighboring coil. सिमिलर वे है. इसमें आपके पास वहां पे जो लास्ट जो सेल्फ इंडक्शन आता था उसमें जब आप डिफाइन करते थे तो उसकी डेफिनेशन में आपके पास क्या होता था कि जो यूनिट करंट जो है वो फ्लोज थ्रू द सेम कॉइल होता था. यहाँ पे क्या होगा, यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द नेबरिंग कॉइल. अब बिल्कुल वैसे ही आपने फैराडे लॉ से बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, you know E is equal to minus d phi upon dt. This is the induced EMF and that is equal to rate of change of magnetic flux. अब phi आपको पता है, इसे नंबर 1 दे देते हैं. तो phi आपके पास पता है dy dt of mi. m is constant, ये बाहर आ जाएगा minus m di upon dt. नंबर 2, इससे हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन बन सकती है इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड EMF कि हम सपोज कर लें इफ di upon dt is equal to 1, then what is E? E is equal to minus m into 1 is equal to minus m or m is equal to minus E. अगर आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेंगे तो m is equal to क्या हो जाएगा, E हो जाएगा. इट डजंट मैटर, माइनस E और प्लस E. हम यहां पर हमारे पास जो डेफिनेशन बनेगी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन two coils, these two coils, mutual inductance between two coils is equal to induced EMF. या नेगेटिव साइन है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, is equal to opposing induced EMF produced in a coil as a result of unit change in current in the neighboring coil. जैसे ये neighboring coil है, इसमें क्या हो रहा है, opposing induced EMF प्रोड्यूस होगा, उसके बराबर होगा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस. कब, जब इसमें यूनिट चेंज इन करंट होगा थ्रू द नेबरिंग कॉइल. दिस इज द डेफिनेशन. आगे आप जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट की बात करनी है तो आप यूनिट की बात भी कर सकते हैं. यूनिट जो होती है वो बिल्कुल सेम जो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट थी. सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या थी, हेनरी. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट आपके पास SI यूनिट ऑफ M, that is Henry. सिमिलर है. डायमेंशनल फार्मूला भी सिमिलर है. अगर आपने हेनरी को डिफाइन करना है तो आपको पता है एस E is equal to क्या होता है, इन मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, M is equal to M into di upon dt. So M is equal to क्या हो जाएगा, E upon di upon dt. आपने di upon dt M को मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा, E को डिवाइड करेगा. तो हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, इट बिकम्स 1 हेनरी. कब, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट. जब करंट चेंज कितना होगा, 1 एम्पियर पर सेकेंड. डेफिनेशन सिमिलर वे से म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ a rate of change of current of 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt in the neighboring coil. Very simple. अगर आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो सिमिलर वे से EMF है, EMF क्या बताया था आपको, W अपॉन क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज. और पोटेंशियल जो EMF जो है वो पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो हमारे पास वर्क डन का ml2 t-2 क्या होगा 80. वेरी सिंपल, घबराने की बात ही नहीं. पिछला याद करो और उसको अप्लाई करो. दिस इज द रिवीजन. हमारा ये रिवाइज हो रहा है. पिछला जो पीछे वाले से हम आगे वाला द्वारा ये कर रहे हैं. क्या इज इक्वल टू 80. अब हमारे पास यहाँ पर ये ई की वैल्यू रख दूंगा मैं ml2 t-2 और क्या की जगह क्या आ जाएगा 80. इसी तरह से हमारे पास di अपॉन dt, di
आई मतलब करंट, ए अपॉन टी, तो टी से टी का खत्म हो गया, तो ये डायमेंशनल फार्मूला Ml2 T-2 एंड A-2, वेरी सिंपल। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलर वे से आपने सिमिलरली फाइंड आउट किया। यहां पर अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की दोनों किसी टू कॉइल्स के बीच में बात करें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो M जो है, M डिपेंड्स अपॉन, देखिए जैसे आपके पास L की बात हुई थी, बिल्कुल वैसे ही M भी डिपेंड करता है किस पे, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें क्या है, साथ में वहां पर एक आता था परमियाबिलिटी, बिल्कुल वैसे ही परमियाबिलिटी ऑफ कोर ऑफ मटेरियल ऑन विच द वायर इज बॉन्ड, ये जो बॉन्ड की हुई है उसकी किस मटेरियल के ऊपर, या परमिएबिलिटी ऑफ द कोर ऑफ द मटेरियल, या जिसके ऊपर बॉन्ड किया है उसकी मटेरियल की परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पास लास्ट लेक्चर के ही है। लेकिन हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस में साथ में क्या है कि दो कॉइल की बात हो रही है, सिंगल की बात नहीं हो रही है। सिंगल में तो ठीक है, उसकी शेप और साइज पे हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर हो गया। अब हमारे पास दो कॉइल की बात हो रही है, दो कॉइल के केस में क्या होगा कि उनके बीच की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन, म्यूचुअल इंडक्टेंस थर्ड फैक्टर आ जाएगा, सेपरेशन बिटवीन टू कॉइल्स। अगर कॉइल्स में सेपरेशन ज्यादा होगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। अगर कॉइल्स नियरली प्लेस की हैं, पास पास में होगी, तो उनके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब कॉइल पास में होगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब हमारे पास एक और यहां पर फैक्टर आता है कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव ओरिएंटेशन, relative orientation of two coils, कि दोनों कॉइल्स की रिलेटिव ओरिएंटेशन कैसे, वो ओरिएंटेड कैसे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे सपोज कि एक कॉइल हमारे पास, जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, जैसे मैंने ये ली हुई है P, और ये S कॉइल इस तरह से है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनमें ओरिएंटेशन क्या है, 90 डिग्री पे है। तो इनके बीच में जो कपलिंग होगी या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, वो मिनिमम होगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर दोनों ये दे आर ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ दे आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस, जैसे ये P कॉइल है, ये S कॉइल भी ऐसे है, तो इनके बीच में दे आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस, तो इनके बीच में जो कपलिंग होगी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये जो डिपेंडेंस है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इज इक्वल टू अंडर रूट M अपॉन L1 L2। M आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल डिपेंड करता है रिलेटिव ओरिएंटेशन, शेप एंड साइज, परमिएबिलिटी। L1 L2 जो उनके इंडिविजुअल फैक्टर हैं, वो ये इस कॉइल का होगा L1 और इस कॉइल का होगा L2, और इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम कब होगी, जैसे आपके पास ये मान लो एक P कॉइल है और S कॉइल, इसके ऊपर हमने ऐसे बॉन्ड की हुई है, when one coil wrapped on the other, तो कपलिंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी। So this is the dependence upon of M upon the different factors। तो ऐसे आपने देखा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसका प्रैक्टिकल यूज है। और प्रैक्टिकल यूज कहां पर है, प्रैक्टिकल यूज इसका है ट्रांसफार्मर के केस में। आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। साथ में करंट भी आता है कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि स्टेप अप कर रहा है तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज मतलब अप कर रहा है, और स्टेप डाउन कर रहा है तो मतलब हाई को लो कर रहा है। और आपको साथ में हम एक बात जरूर ऐड करें कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये डीसी के लिए जो मैंने ये लिखा था ना कि ये जो हमने ये फिनोमेना आपको बिगिनिंग में बताया, डीसी बैटरी के लिए बताया, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब आपने टैपिंग की को प्रेस किया और रिलीज किया। जब आपने इस सर्किट को क्लोज कर दिया, जैसे मान लो ये करके आपने छोड़ दिया, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर आप यहां पर एसी सोर्स करेंगे तो एसी सोर्स जैसे मान लो इसकी जगह आपने, इस बैटरी की जगह आपने क्या किया, एक एसी सोर्स यूज कर दिया, ये यूज किया, तो आपके पास कंटिन्यू फ्लो ऑफ करंट होगा। क्यों,
क्योंकि एसी जो होता है बेरिंग करंट होता है, आपको पता है ये करंट ऐसे होता है, इसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करती है और डायरेक्शन रिवर्स करती है periodically, and it is the changing current, and you know the changing current produce changing magnetic field, or changing magnetic field can produce the changing magnetic flux, and the change in magnetic flux produce the induced EMF. और ये आपको जैसे मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर आपको डिटेल में इसके 2 लेक्चर के बाद आपको ट्रांसफार्मर आएगा, इसी यूनिट में आएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ट्रांसफार्मर आपको जैसे मैंने बताया कि स्टेप अप है स्टेप डाउन है, वेरी सिंपल। जैसे वोल्टेज को बढ़ाना है मतलब आउटपुट में वोल्टेज, आउटपुट कहाँ है, यहां आउटपुट आनी है आपको पास, यहां आउटपुट आई है, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो वोल्टेज ज्यादा कब होगी, जब यहां पर करंट ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा। वोल्टेज ज्यादा कब आएगी, जब आपने यहां पर इसकी जो ये सेकेंडरी कॉइल है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स NS क्या होगा, ग्रेटर होगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये NP है, तो स्टेप अप हो जाएगा। और स्टेप डाउन करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा चीज, इसमें जितने यहाँ पे हाई वोल्टेज है कम करना है तो यहाँ पे टर्न्स कम कर दें। जब आप वोल्टेज, क्योंकि पावर सेम होगी, पावर तो नहीं चेंज होगी, लेकिन आपको पता है पावर क्या होती है, पावर होती है P = BI। अब अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, और करंट बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसे आपको पता है कि एसी प्रोडक्शन होती है, किसी पावर स्टेशन पे आप एसी प्रोड्यूस करें, चाहे वो हाइडल है, चाहे वो आपके पास न्यूक्लियर है, चाहे कोल प्रोजेक्ट, कहीं भी आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन कैसे होगा, ट्रांसमिशन थ्रू द वायर, और वो ट्रांसमिशन जो है दैट इज डन एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं हम, क्यों, क्योंकि पावर लॉस जो होता है वो मिनिमम होता है। ये बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, ये जब हम ट्रांसफार्मर बताएंगे तो ट्रांसफार्मर में एप्लीकेशन में बताएंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ एसी, और कैसे वो हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंस में। आपको वहाँ पे एग्जांपल भी दे के बताएंगे कि जैसे मान लो 11,000 वाट पावर आप 220 वोल्ट पे, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड सप्लाई में कितनी वोल्टेज चाहिए 220, लेकिन हम अगर उसको 220 पे ट्रांसमिट करेंगे तो पावर लॉस कितना ज़्यादा होगा। इसलिए हमारे पास जहां पे पावर स्टेशन लगा है तो वहां पे पावर स्टेशन से हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, तो वहां हम क्या करते हैं, उसको अप करते हैं, हाई वोल्टेज पे करते हैं, जिससे क्या है उसका ड्यूरिंग ट्रांसमिशन थ्रू द केबल उसकी पावर लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा। और पावर लॉस मिनिमम, और जैसे वो हमारे जहां पे हमें उसका यूज करना है वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम अनदर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, उससे क्या कर लेते हैं, हम स्टेप डाउन कर लेते हैं, उसकी वोल्टेज को कम करते हैं और उसकी करंट को बढ़ा लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑन चॉइस। तो ये हमारे पास एक, तो मैंने आपको जैसे सिंपल सा फिनोमेना जो सिंपल सा जो आपके पास एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है दैट इज वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है ट्रांसफार्मर, वो आपके पास है ट्रांसफार्मर। और भी हमारे पास बहुत जगह म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना यूज होता है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर जो है दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, उसका ये बेसिक फिनोमेना है म्यूचुअल इंडक्शन। और उस केस में हमारे पास जैसे ट्रांसफार्मर और जगह भी यूज़ है, स्टेप डाउन जैसे बेडिंग आप देखते हैं, बेडिंग इंडक्शन फर्नास में यूज़ होते हैं। फिर आपके पास जो ट्रांसफार्मर है, रेडियो, टीवी, अदर डिवाइसेस हैं, तो these are the uses of the mutual induction, phenomena of mutual induction। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सिंगल सोलेनोइड निकाला था, और आज आप 2 सोलेनोइड्स के बीच में कैसे वो म्यूचुअली इंडक्टेड होते हैं या उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा। हम सपोज कर लेते हैं 2 सोलेनोइड्स, वन इज suppose S1 and the second one is suppose S2, they are of same length and number of turns per unit length through S1 is N1 and S2 is N2। ये हमने सपोजिशन की कि कंसीडर 2 solenoids of same length, solenoids के हैं S1 and S2, same length L, and
number of turns per unit length N1 and N2। अब हम सपोज कर लेते हैं कि बिगिनिंग में हमारे पास I1 करंट फ्लो कर रहा है थ्रू सोलेनोइड S1, देन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with S2 कॉइल। देखिए जब हमने इसमें करंट फ्लो करवाया तो इसके कॉइल के अक्रॉस S1 के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने लास्ट फिनोमेना में बताया था। अब ये इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज लिंक्ड विद S2 और उसके कारण क्या हुआ, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ तो हमने वही लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 कॉइल इज 5-2-1, क्योंकि ये करंट किस में फ्लो किया, 1 में, S1 सोलेनोइड में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द S2 सोलेनोइड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू द S1 सोलेनोइड इज 5-1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, करंट थ्रू द सोलेनोइड S1 और 5-1 इज इक्वल टू M21 I1। ये हमें 21 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनोइड है S1 एंड S2 when current I1 flows through the solenoid S1 and induced EMF is produced in the S2 coil। Give it number 1। अब आप ये M21 की एक्सप्रेशन निकालेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अब जब हम करंट I1 फ्लो करवा रहे हैं सोलेनोइड S1 में तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू S1 मतलब सोलेनोइड S1 ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I1 क्या होगा, मान लो ये है B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, N1 I1 करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स म्यू नॉट N1 I1 हो जाएगा, मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1। अब हमारे पास की मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विद द सोलेनोइड S2। अब मैग्नेटिक फ्लक्स linked through each turn of solenoid S2। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड S1। तो ये जो हमारे पास S1 सोलेनोइड है इसके जो एरिया है उसके हर एक टर्न से निकले हुआ फ्लक्स क्या है, दैट इज लिंक्ड विद द ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड S2। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, V1 इंटू ए क्या माना हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of solenoid S1। So it becomes mu naught N1 I1 A। अब हमें क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनोइड S2। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ईच टर्न, हर एक टर्न पे है तो हमें टोटल चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड S2 कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है सोलेनोइड S2 की पर यूनिट लेंथ N2 और टोटल लेंथ क्या है L,
तो N2 इंटू एल, क्योंकि N2 होती है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अपॉन लेंथ है, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रह जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू सोलेनाइड S2 म्यू नॉट N1 I1 A इंटू N2 L, और ये क्या होगी, ये जो वैल्यू आएगी थ्रू सोलेनाइड S2, ये क्या होगी, ये होगी दिस 521, इट इज इक्वल टू 521 नंबर 2। अब हमारे पास 521 नंबर 1 और नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, नंबर 1 से 521 है M21 I1, और नंबर 2 से है म्यू नॉट N1 I1 A N2 L, तो I1 से I1 कट जाएगा, तो M21 आपके पास क्या आ गया, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A L, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, या म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू solenoids when current flows through solenoid S1 and induced EMF is produced through solenoid S2. Similarly, you can find out when current flows through solenoid S2. हम मान लेते कि हमारे पास इस solenoid में करंट फ्लो कर रहा है S2 में, कितना है I2, और इसमें करंट नहीं है, तब कितना हो, क्या होगा, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, क्या ये करंट के फ्लो पे डिपेंड करता है, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम किस सोलेनाइड में करंट फ्लो करवा रहे हैं या कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं, ये भी हमें क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर फिर इसे स्टडी करेंगे बिल्कुल सिमिलर वे से कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनाइड S1, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बिल्कुल सिमिलर वे से लिंक्ड विद सोलेनाइड S1 when current I2 flows through S1, sorry through S2 में करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स S1 में, तो अब क्या होगा, S1 में मतलब 511 में 2 के कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, और 512 इज इक्वल टू M12 I2, दिस इज नंबर 3, बिल्कुल सिमिलर वे से। तो ऐसे ही जब आप आगे करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सोलेनाइड S2 ड्यू टू करंट I2 कितना हो जाएगा, B2 म्यू नॉट N2 I2। मैग्नेटिक, अब आपको मालूम है कि जो सोलेनाइड S2 में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन दैट इज लिंक्ड विद द सोलेनाइड S1, तो मैग्नेटिक सोलेनाइड S1 का एरिया क्या माना हुआ आपने, क्रॉस सेक्शन A, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनाइड S1, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B2 into A, तो आपके पास क्या बन जाएगा, B2 म्यू नॉट N2 I2 A, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू सोलेनाइड S2, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी S2 की जगह यहां पर आ जाएगा S1 म्यू नॉट N2 I2 A इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनाइड S1 की कितनी होगी, S1 की आ जाएगा N1 into L, तो इसलिए यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा, N1 into L, और ये आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट में, दिस इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू सोलेनाइड S1 बराबर है 512 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 A N1 L, नंबर 4। अब आपके पास फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4, 3 और 4 को आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी, M12 I2 बराबर है म्यू नॉट N2 I2
N1 L, I2 से I2 कट गया तो M12 क्या आ गया, M12 आपके पास जो रिजल्ट है म्यू नॉट N2 N1 A L, गिव इट नंबर, इसे जो पीछे आपका आया हुआ ये A नंबर दे दिया और ये हमने B दे दिया। तो आप क्या नोटिस करेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम A एंड B, यहाँ पे म्यू नॉट N1 N2 AL, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिटवीन द टू सोलेनोइड्स when current flows through solenoid S1 and that current is I1. It means the mutual inductance between two coils doesn't depend कि the current flows in which coil, किसमें करंट फ्लो कर रहा है इस पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड थिंग, इट डजंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट, कि कितना करंट I1 I2, उस पर डिपेंडेंस भी नहीं है। सो आपने देखा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दिस इज द इंपॉर्टेंट फिनोमेना एंड यू हैव टू मेमोराइज the application of the mutual induction, which can be used in the next chapter. Thanks and have a nice day.